हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर 3 है, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और पार्लियामेंट क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री में और एक कंट्री को कंटिन्यू करने में, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि पार्लियामेंट किसका एक पार्ट है, लेजिस्लेचर बॉडी का पार्ट है। जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर देखा था कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर होती है उस पूरी पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसमें से जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है लॉ मेकिंग का। जितने भी लॉज बनते, जितने भी कानून बनते हैं वो सब कहाँ पर बनते हैं, लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, और कहाँ पर बनते हैं, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो करती है वो पूरे देश के लिए, कंट्री के लिए कानून बनाती है, प्रिंसिपल्स बनाती है जिनको पूरी कंट्री के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी के बारे में डीपली हम देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या है और कैसे काम करती है। तो इससे पहले जो चैप्टर जो वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था कि जो लोग हैं वो कैसे पार्लियामेंट में इंक्लूड होते हैं। तो हमने देखा कि हम जो कंट्री के सभी सिटीजन होंगे जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होगी वो सभी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग उन्हें एक राइट दिया जाएगा, राइट टू वोट, और राइट टू वोट के अकॉर्डिंग वो वोट करेंगे और वोटिंग के अकॉर्डिंग वो एक ऐसे पर्सन को, अपने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे जो पार्लियामेंट में उनके बिहाफ पर डिसीजन लेगा। अभी हमारे पास आता है पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपल होते हैं वो कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। The take off point for a democracy is the idea of constant, the desire, approval and participation of people। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जो लोकतंत्र देश होगा, उसमें क्या होगा कि वहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लोगों के द्वारा लिए जाएंगे। वहाँ पर जो रूल होगा वो लोगों के द्वारा किया जाएगा। ओके, सभी लोग क्योंकि फिर एक प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग तो रूल नहीं कर सकते, तो इसलिए सभी लोग अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देते हैं जो गवर्नमेंट में आकर रूल करते हैं उनके बिहाफ पर। तो ये सब हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसीजन अबाउट इट्स फंक्शनिंग। और जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि जो डिसीजन मेकिंग है उस डिसीजन में हर एक पर्सन, हर एक पीपल को इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। और वहाँ पर जितने भी फंक्शनिंग होते हैं वो सब लोगों के लिए और लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। The basic idea in the kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे मेन होता है कंट्री के सिटीजन। पूरी डेमोक्रेसी डिपेंड होती है कंट्री के सिटीजन्स पर। तो जो भी काम किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो सब किसके अंडर में रहेगी, सिटीजन के अंडर में रहेगी। कंट्री के जो लोग रहेंगे वो पहले आएंगे और बाकी जो बातें होंगी वो सब बाद में आएंगी। लोगों का जो ट्रस्ट होगा वो पहले देखा जाएगा कि लोग किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको अप्रूव करना चाहते हैं, किसको अप्रूव नहीं करना चाहते, किसको गवर्नमेंट में इंक्लूड करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते। ये पूरा जो मैटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पर ही डिपेंड होता है, किसी गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर नहीं होता है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो जैसे यहाँ पर अगर हमने देखा कि कंट्री का हर एक पर्सन डिसीजन में, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो कैसे करता है, कैसे वो गवर्नमेंट में जो भी अप्रूवल होते हैं उनमें इंक्लूड होता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन, पीपल वुड इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जिन लोगों को हम किस में इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट में। ओके, पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम इलेक्शन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो पार्लियामेंट में हमारे लिए काम करेगा, पार्लियामेंट में हमारे लिए डिसीजन लेगा।
तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है हर मतलब पूरा जो कंट्री है उसको छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और एक पार्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। जैसे मान लो कि हमारी पूरी कंट्री है, अब पूरी कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए कंट्री को छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो ये छोटे छोटे पार्ट बने हुए हैं, अब इस एक पार्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, इससे दूसरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और इससे तीसरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऐसे करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी सिटीजन हैं जिनकी एज 18 ईयर से या 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो वो वोट करेंगे, और जो भी सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही कौन बन जाएगा, पार्लियामेंट का मेंबर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, जो कहाँ पर जाएगा, पार्लियामेंट में, और हमारे बिहाफ पर फिर वो डिसीजन लेगा। ये देख के कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या सही है, फिर वो पार्लियामेंट में अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा और हमें उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसको हमने इलेक्ट किया है वो भी उस डिसीजन के फेवर में है। Then one group from among these elected representative form the government। और फिर उसके बाद जितने भी ऐसे करके सभी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे पार्लियामेंट में, और उसके बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इन सब का एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे। ओके, द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करेगी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे इन पर, और जो गवर्नमेंट और जो गाइड्स होंगी उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा। इन दिस सेंस पीपल थ्रो चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो ऐसे करके क्या होगा कि लोग अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, फिर गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसको भी सबसे ज़्यादा मतलब जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर होंगे उसी की गवर्नमेंट बन जाएगी, और उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, पार्लियामेंट का रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर इलेक्शन के बारे में दे रखा, पहले आज से हम अगर 30 40 50 साल पहले की बात करें तो उस टाइम जो इलेक्शन थे वो इलेक्ट्रॉनिक वे में नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो हर चीज़ मशीन से होने लग गई है। टेक्निकल जो एक टाइम पीरियड है वो चल रहा है, तो इसकी वजह से ईवीएम यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सेफली फ्री और फेयर इलेक्शन हेल्ड हो पाते हैं ईवीएम की वजह से। तो ईवीएम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो देखो यहाँ पर आपको इंडिया की पार्लियामेंट दिखा रखी है, संसद। हमारी पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद। ओके, तो ये जो पिक्चर है वो संसद की है। अभी तो हमारी न्यू पार्लियामेंट भी बन रही है, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये हमारी पार्लियामेंट है जो संसद, और इसमें ये पूरा डिज़ाइन है। इसमें से हमारी पार्लियामेंट, इंडिया की जो पार्लियामेंट है संसद, उसमें 2 हाउसेज हैं, ठीक है। वैसे तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, मेन 3 पार्ट होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। ओके, कौन आता है सबसे पहले, प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति होगा, जो हमारी कंट्री का राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट। वो किसका पार्ट होगा, पार्लियामेंट का। उसके बाद 2 हाउस आते हैं, एक तो आता है लोकसभा। ओके, कौन सा आता है, लोकसभा, और दूसरा क्या आता है, राज्यसभा। ओके, राज्यसभा। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लोकसभा का मतलब तो क्या है कि ये एक ऐसा हाउस होगा जिसको डायरेक्ट लोग इलेक्ट करेंगे, जो उस कंट्री के लोग हैं वो उसको इलेक्ट करेंगे, और राज्यसभा डायरेक्ट लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं की जाएगी। ओके, तो ऐसे करके देखो यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि जो सबसे फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन सी है, पार्लियामेंट है हमारी, और वो क्या है, संसद। इट हैज़ 2 हाउस, द राज्यसभा एंड लोकसभा। इसमें 2 हाउस है, और 2 में से कौन कौन से है, एक का नाम है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। सेकेंड नंबर पे जो आपको रेड कारपेट में दे रखा है, ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है सेकंड नंबर पर रेड कारपेट में, तो रेड कारपेट पे जो आपको पिक्चर शो हो रही है, जो हाउस है वो कौन सा है, राज्यसभा।
काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का सेकेंड नेम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, विद ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर। और राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 245 मेंबर होते हैं। इट इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका चेयरमैन मतलब जो हेड होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद थर्ड जो पिक्चर हमें शो कर रखी है इसको हम बोलते हैं, देखो तीसरे नंबर पर ये इधर हमारे पास, तो ये है लोकसभा। ओके, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। क्या नाम है दूसरा? हाउस ऑफ पीपल, विद ए टोटल मेंबरशिप ऑफ 545। टोटल कितने मेंबर है इस होते हैं इसमें? 545 मेंबर्स होते हैं। इट प्रेसाइड ओवर बाय द स्पीकर, और इसके जो मेन होते हैं, जो हेड होते हैं, जो पूरे लोकसभा पर कंट्रोल रखते हैं, वो कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास संसद दी हुई है, और संसद के जो दो हाउसेज है वो दोनों हाउसेज भी दे रखी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस। और अगर आपसे ये पूछे कि पूरी पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, क्योंकि राज्यसभा का हेड तो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा का हेड होता है लोकसभा स्पीकर। अगर आपसे ये पूछ ले कि पूरी पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, तो पूरी पार्लियामेंट का हेड होता है प्रेसिडेंट। जो कंट्री का प्रेसिडेंट होगा वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट का हेड होगा। ओके, जो भी रूल और रेगुलेशन बनने हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके एग्री करने पर ही बनेंगे, मतलब कौन उन पर साइन करेगा तभी वो रूल्स रेगुलेशन लॉज अप्लाई होंगे? प्रेसिडेंट के कहने पर। अगर प्रेसिडेंट उनको अप्लाई नहीं कर रहा है, एक बार तो वो मना कर सकता है उनको नहीं करने से, लेकिन बाद में जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करने के बाद फिर वो लॉज और रूल्स अप्लाई करवाने होते हैं। ओके, तो ऐसे करके ये हमारे पास पार्लियामेंट के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या है, मेन काम क्या है पार्लियामेंट का? सो रोल ऑफ पार्लियामेंट में हमारे पास आता है, क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब 1947 के बाद, हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट जो थी उसने जो भी प्रिंसिपल बनाए वो सभी प्रिंसिपल कंट्री में फॉलो हुए, और उसी की वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी भी फॉलो हुई। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसमें लोगों को पार्टिसिपेशन दिया गया और गवर्नमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई। द पार्लियामेंट इज अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी मतलब सबसे ज़्यादा पावर होती है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं। और जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर सबसे मेन क्या होता है, वहाँ पर होता है लोग ही, कंट्री के सिटीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर वही उन्हीं सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव किसी जगह पर एक साथ कलेक्टिवली है तो सबसे ज़्यादा पावर भी वहीं पर मानी जाती है, इसलिए पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। Election to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पार्लियामेंट के भी इलेक्शन होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 टाइम। लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि 2 हाउस थे, 2 हाउस में से पहला हमारे पास आया लोकसभा, तो लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज शो इन द मैप ऑन पेज 41। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बताया था कि पूरी कंट्री को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे जो पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा। द कैंडिडेट हु कैन
कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और जो भी कैंडिडेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में खड़े होंगे उनकी अलग से पॉलिटिकल पार्टीज भी होगी। तो देखो आपने देखा होगा कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में आता है, इलेक्शन लड़ता है, तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होता है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे यहाँ पर है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में आते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। जब एक बार इन कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पर्सन वोट करेंगे और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन क्या बन जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी बन जाएगा। दीज एमपी टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और उसके बाद जैसे मान लो कि हमने माना कि टोटल कितने पार्ट थे, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हमने देखे थे, 545 टोटल है ये, कि अभी प्रेजेंट में 545। तो क्या कर रखा है, पूरी इंडिया को, जैसे ये इंडिया का हमने पूरा एरिया मान लिया कि ये पूरे इंडिया है, तो इस पूरी इंडिया को क्या कर दिया, छोटे छोटे हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 545 में 545 छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या किया, एक मेंबर को इलेक्ट कर लिया। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट हो गया, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिली वही उसका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पर ये जितने भी एमपीज होंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर एक साथ रहेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। ओके, सभी मिलकर क्या बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि सभी एमपीज मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाती हैं। और लोकसभा की बात यहाँ पर हो रही है, तो लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं। हर 5 साल बाद नई तरीके से हर 5 साल बाद इलेक्शन होती है और एक नई लोकसभा बनाई जाती है। आगे हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो क्या क्या करती है। तो सबसे पहले टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहला काम क्या है, पार्लियामेंट क्या करती है, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 545 मेंबर होते हैं। उन 545 मेंबर में से 543 तो होते हैं इलेक्टेड, मतलब 545 मेंबर थे हमारे पास, तो 545 में से 543 मेंबर जो होंगे इनको तो इलेक्शन के अकॉर्डिंग चुना जाएगा। इलेक्शन होंगे कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाएगा, वो वहाँ का एमपी बन जाएगा। तो ऐसे करके 543 मेंबर तो जो है वो क्या है, इलेक्टेड होते हैं। बाकी के दो होते हैं, क्योंकि 245 है लेकिन अभी हमारे पास 243 ही है, तो जो बाकी के 2 बच गए वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। और इन एंग्लो इंडियन पर्सन को कौन सिलेक्ट करता है, इन एंग्लो इंडियन पर्सन को सिलेक्ट करता है कंट्री का प्रेसिडेंट। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो 2 एंग्लो इंडियन पर्सन को नॉमिनेट करेगा, और कौन से हाउस में करेगा, लोकसभा में। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से कि 545 मेंबर में से 543 तो इलेक्टेड होते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है, कंट्री के लोग इलेक्ट करते हैं। बाकी के जो 2 पर्सन बच गए, 2 मेंबर बच गए, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन को कौन नॉमिनेट करता है, कंट्री का प्रेसिडेंट करता है। जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वो उनको नॉमिनेट करेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है, देखो, सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। क्योंकि लोकसभा है, लोकसभा में जो भी पार्टी, अब हमने ये भी देखा था कि जो भी पर्सन होंगे, जो भी एमपीज होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं। अब मान लो 545 पर्सन हैं, ओके, और इनमें से क्या है कि पार्टीज हमारे पास है, 4 पार्टी है। ओके, 4 अलग अलग पार्टी है, तो 4 पार्टी में से ये 540 हमने इलेक्ट कर लिए, मान के चल रहे ये बात हम। अब क्या हुआ कि 300 तो एक पार्टी से है, मान लिया ए पार्टी है, 200 बी पार्टी से है, 10 सी पार्टी से है, और बाकी के जो बच गए वो डी पार्टी से है।
तो ऐसे करके अलग अलग पार्टी से अलग अलग एमपीज हमने देख लिए कि इस पार्टी से इतने एमपी है, इस पार्टी से इतने एमपी हैं। अब ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी के एमपी हैं, किस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट में आए हैं। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी की आई हैं, ए पार्टी की आई हैं। तो मतलब ए पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आई है। मेजोरिटी मतलब उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा कंट्री के लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया है। ओके, तो ये पार्टी कौन सी बन जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी। ओके, कौन सी पार्टी बन जाएगी, रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी के पास पावर आएगी कि वो नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ए पार्टी बनाएगी। ओके, तो ऐसे करके, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ही पता चलता है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही पता चलता है कि नेशनल गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाएगी, नेशनल गवर्नमेंट में कौन इलेक्ट किया जाएगा। तो ये कौन सी पार्टी ऐसी है जो रूलिंग पार्टी है, किसको सबसे ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है कंट्री में, तो वही पार्टी रूलिंग पार्टी होगी और वही पार्टी क्या बनाएगी, नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, तो ऐसे करके पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ही हमें ये पता चलता है कि नेशनल गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बना रही है या नेशनल गवर्नमेंट कौन है। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में आती है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, वो हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। तो आई होप जो पार्ट हमने इसमें अभी इंक्लूड किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ोगे और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है ताकि ये पता किया जा सके कि किस बच्चे ने वीडियो देख ली है अच्छे से। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे लोकसभा से कनेक्टेड होता है। ओके, थैंक यू।